Good evening. Sit down. Well, determinant की property, star property क्या देखा? किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो आंसर 0। सेकंड प्रॉपर्टी था कोई भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो भी आंसर 0। थर्ड प्रॉपर्टी था ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन ऑपोजिट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं, फिफ्थ वाला कॉमन वाला कुछ भी कॉमन लेते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, राइट। उसका डिटरमिनेंट में भी कांस्टेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट भी कांस्टेंट उसने कांस्टेंट वैल्यू बट ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट प्लस सबके साथ मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट के साथ। वो सिर्फ किसी के साथ एक ही रो के सारे एलिमेंट या एक ही कॉलम के सारे उसकी वैल्यू में भी चेक और सिक्स प्रॉपर्टी क्या था स्प्लिटिंग है ना। पर एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम आप लोग स्प्लिट कर पाओगे। और लास्ट वाला रोज को हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, राइट। जैसे एक दूसरे के साथ रो और कॉलम एक दूसरे के साथ रो और कॉलम हाँ मतलब फिर जो नहीं कर सकते भी मैं जैसे रो कॉलम के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, राइट। R1 = R2 + R3 नहीं हो सकता। R1 है तो R1 सही हाँ R1 = R1 - R3 होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो जिसमें काम कर रहे हो वो पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की उस प्रॉपर्टीज के बेस पर आप लोग क्वेश्चन में कैसे उस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। सपोज आपको दे कि x a x + a y b y + b z c z + c की वैल्यू फाइंड करके तो हम सब लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना था चाहिए। कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर सॉल्व कर लेंगे, सही है ना। बट आप सॉल्व करोगे उसके पहले एक बार चेक कर लो प्रॉपर्टी से मेरा काम तो क्या करोगे दो वे में कर सकता हूँ, या तो मैं इसको स्प्लिट कर लूँ। किसको स्प्लिट कर सकते हो थर्ड को जब आप स्प्लिट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड ये सेम ही है। इसको स्प्लिट करोगे तो x y z a b c फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम होगी प्लस x y z a b c आंसर 0 सही है, राइट। अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था। सपोज मैं स्प्लिट नहीं करके अगर मैं इसमें C1 = C1 + C2 C1 में अगर C2 ऐड कर लूंगा तब मेरा फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा y + b z + c नहीं होगा और ये से y + b और z + c कुछ नहीं होगा तो C1 = C3 तो आंसर 0, राइट। वन ω
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये कौन ओमेगा, कौन सा वाला ओमेगा, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, इसका आंसर। क्या होती है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज? क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी 1:1/3 की बात हो रही है। ये तीन रूट कौन कौन से होते हैं? 1, मतलब पूरे मैथ में ओमेगा आया, इसी की बात हो रही है, क्योंकि और कहीं ओमेगा यूज ही नहीं होता, राइट। और इसको लेके हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? 1 प्लस ओमेगा प्लस इक्वल टू 0, और तीनों का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और वो किसके बराबर होता है? और इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू याद रखना पड़ेगा, कम पड़ती जरूरत पड़ी तो उस टाइम पर ऐसा नहीं पता ही ना। -1 प्लस √3i डिवाइड बाई, एक ही की रखने की ओमेगा स्क्वायर की रखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमेशा इमेजिनरी रूट पेयर नहीं होता है, इमेजिनरी रूट कभी अकेले नहीं जाते ना, वो हमेशा जोड़ी नहीं जाते। तो अगर एक रूट ये है तो इसका रूट कंफर्म है -1 -√3i/2, तो फिर तो चलो वैल्यू तो कभी कभी काम आएगी। ये दो प्रॉपर्टी मेनली काम आती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0, और सबका प्रोडक्ट क्या होता है? 1। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना? 0। जैसे R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैंने R1 में R2 और R3 ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा 0। जब तीनों ही 0 है तो आंसर भी 0। तो मैं क्यों सोच रहा है, पता चल रहा है इसका। आंसर आप सब लोगों को पता है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सबका आंसर 0 ही है। कैसे? कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सोल्व करने बैठूं। कौन से रोज या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फायदा मिलेगा? बस को क्या फायदा होगा? कैसे सी कॉमन आ जाएगा? कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। भाई यहाँ पर आप देखोगे तो 3 वेरिएबल है, कौन कौन से? 2 की जोड़ी बनी हुई है। कौन कौन सी 3 जोड़ी बन सकती है? AB, BC, AC। एक यहाँ है तो बाकी दोनों यहाँ है। AB और AC यहाँ है तो BC यहाँ दिया हुआ है। AC यहाँ है तो AB और BC यहाँ दिया हुआ है। AB यहाँ दिया है तो BC और AC यहाँ दिया। 3 ही जोड़ी बन सकती है। एक यहाँ है तो बाकी दोनों यहाँ है। तो C2 इक्वल टू C2 प्लस C3 1 1 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC। अच्छा आप लोगों में जो कोई बोले सर मुझे C2 में C2 प्लस C3 नहीं करके C3 में C3 प्लस C2 कर तो चले, तो फिर ये तीनों एलिमेंट यहाँ आएंगे, है ना? वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इनको हमने कुछ नहीं किया है, सही है ना? ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन? पूरा
और एक टाइम पर जब कॉमन लोगे तो एक ही कॉलम में से कॉमन आएगा, ये 1 1 1 और ये भी क्या हो जाएगा, और ये 1 1 1 हो जाएगा। और अगर आपके दो कॉलम अगर सेम है, C1 इक्वल C2 आंसर है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन से रो कॉलम को प्लस माइनस करके हमें फायदा होगा। इसकी वैल्यू 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ऐसे में क्या सोचना चाहिए आपको, जैसे ये सिंगल डिजिट के नंबर है, ये दो डिजिट के नंबर है, राइट। अभी कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं आ रहा है जिस नंबर के, तो कुछ ना कुछ रोज या कॉलम में प्लस माइनस करके आपको जब प्लस माइनस करो तो कुछ ना कुछ कॉमन आता होगा, राइट। कौन से कॉलम में से कौन सा रो, सॉरी कौन से कॉलम में से कौन सा कॉलम माइनस करने पर फायदा है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो माइनस में 2 - 7 -5 होगा, 3 - 8 -5 होगा, 5 - 9 -4 होगा, फिर वो कुछ काम नहीं पड़ेगा। तो इसमें से इसको माइनस करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। इसमें से ये बड़ा नंबर है ना, छोटे को तो छोटा नहीं बना सकते, बड़े को छोटा बनाओ, तो बड़े में से कुछ माइनस करने की ट्राई करो। इसमें से इसको माइनस करके कुछ फायदा है या इसको माइनस करके कुछ फायदा है, किसी से तो फायदा हो रहा होगा। पहला वाला करके देखते हैं, 65 में से 2 जाएगा तो 75 में से 3 जाएगा तो 86 में से 5 जाएगा तो 81। C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 जब कर रहा हूँ, 2 3 5 वैसे भी प्राइम नंबर, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाते थे, 7 का कुछ नहीं कर सकते थे, तो फिर जो भी करना हो यही करना चाहिए। तो इसमें से गया 63 आया, इसमें से गया 72 आया, इसमें से गया 81 हुआ, क्या कॉमन निकला, 9 कॉमन निकला। और जैसे वो कॉमन निकलेगा तो फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो भी कॉमन निकले वो यहाँ से निकला, क्या हो गया, दो कॉलम सेम हो गए, तो आंसर ही 0। वो 5-7 क्वेश्चन करो तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगे, ओके इसमें ये रो में इसको ये करो, रो को माइनस करो, जो बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं होता। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही आप करोगे तो ही इसका आंसर आएगा, कि मैंने C1 में से C3 में से C1 माइनस किया इसीलिए आपका आंसर आएगा, बिल्कुल जरूरी है। किसी को उस टाइम पर शायद हो सकते को क्लिक ही ना हो, और उसकी जगह पर उसको ऐसा क्लिक हो कि मैं C3 में से C2 माइनस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, या फिर वो ये सोचेगा कि भाई ये दो डिजिट के नंबर है, ये दोनों सिंगल डिजिट के नंबर है, तो मैं इनमें से किसी एक को 2 डिजिट में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ, 5 में लाने की ट्राई करता हूँ। अगर वो इसको मतलब मैं इसमें ऐसे कर सकता था, C3 और C2 इक्वल टू या C1 इक्वल टू C1 प्लस 9C2, इसका मतलब क्या हो, मैं C2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 किस में ऐड कर रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 63 प्लस 2, 9 into 8 72 प्लस 3 9 9 से 81 प्लस 5 ये सेम हो गया, तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही मेथड है जो आपको उस टाइम पर क्लिक करे, हाँ बट रूल एक ही है भाई, 2 रो या 2 कॉलम सेम आएगा तभी आंसर 0 कर पाओगे, या तो फिर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो आप 0 कर पाओगे, क्योंकि मेथड आप कोई भी फॉलो कर सकते हो जो आपको उस टाइम पर क्लिक हो जाए, ठीक है।
बोला है डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव करना है। अब देखो, जब भी आप लोग किसी डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना है तब ऐसा नहीं कर सकते, और नॉर्मली लिखा मिलेगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, नहीं भी लिखा हो तो भी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कि अगर आप इसको नॉर्मल सोल्व कर लोगे ना, जो मैंने आपको सिखाई सारस मेथड या रो या कॉलम से, तो 0 आ ही जाएगा, और उससे मार्क 0 ही मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, उनको ये जानने में इंटरेस्ट ही नहीं कि आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है कि नहीं आता, तो आता ही। उनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आपको प्रॉपर्टी लगानी आती है कि नहीं आती। कि मेरे पास 0 की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी 0 की तो है, या तो सारे एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो किसी कॉलम के, या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए। तो आपको प्रॉपर्टी लगा के ही 0 प्रूव करना पड़ेगा। आप डिटरमिनेंट को सोल्व करके 0 नहीं प्रूव कर सकते। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली अगर आप लोग कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज सारे एलिमेंट ही बहुत अलग अलग से नहीं दिए हुए, है ना? सारे एलिमेंट ही अलग अलग से हैं भाई। एक में नंबर दिया हुआ है 1 1 1, एक में सिर्फ ABC, एक में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसे सारे टर्म आ रहे हैं। तो पहला पे काम ये करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कर पाऊंगा इसको? क्या होगा? 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 1 1 1 A B C B C D A A B, या माइनस BC माइनस C माइनस है ना, माइनस ये ठीक है, राइट? अब अगर इसको देखो तो ये दोनों तो सेम है, जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है ना? अरे सर 3 वेरिएबल कौन कौन से? A B and C। तो यहाँ पर आप देखो तो BC है ABC के, यहाँ पर CA है B मिसिंग है, यहाँ पर AB है C मिसिंग है। अगर तीनों ABC होते तो मैं कॉमन ले सकता था, और कॉमन आता तो 1 1 1 1 1 1 0 हो जाता। तो उसको सोच के मैं इसको A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर A मिसिंग दिख रहा है। बट क्या मैं एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। पहले एक एलिमेंट से किसको ऐसे मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? अगर करना है तो एक रो या एक कॉलम में तो करना ही पड़ेगा। तो आप सपोज मैं फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये मिसिंग था। सेकंड में क्या मिसिंग है? मैं सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई करता हूँ, और थर्ड रो में क्या मिसिंग है? अब देखो ये फर्स्ट वाले को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मिसिंग है। पहले में सारा A है, फिर B है, फिर C है, यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मुझे मिसिंग दिखा। अरे मैंने R1 ऑपरेशन किस में हो रहा है? मल्टीप्लाई भी किसको किया? R1। तो फिर बाहर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। R1 में ही काम हो रहा है, R1 को ही मल्टीप्लाई करो, तो फिर बाहर कब डिवाइड नहीं करना पड़ता है? जब R2 में मल्टीप्लाई। राइट, R1 में काम हो रहा है बट मल्टीप्लाई R2 या R3 के साथ हो रहा है, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर तो जिसमें काम हो रहा है उसी को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर A से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो A स्क्वायर B, फिर सेकंड रो को उससे मल्टीप्लाई। अच्छा, जब फर्स्ट को A से मल्टीप्लाई तो इन दोनों को कुछ फर्क पड़ेगा? सेकंड को इससे मल्टीप्लाई, तो B से डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा? B स्क्वायर AB, तो उसको फर्स्ट थर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करूंगा तो C से डिवाइड भी करूंगा, क्या हो जाएगा? C स्क्वायर AB। क्या कॉमन दिख रहा है? थर्ड कॉलम में से ABC कॉमन, वो ABC से ABC के साथ क्या रहा? माइनस हो ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। और आप पहला डिटरमिनेंट देखो तो सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम है पोजीशन की बस प्रॉब्लम है।
इसको अगर सेम बना लो मैं ऐसा, तो फिर ये और ये माइनस था तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। क्या ये सेम बन सकता है? तो इसमें 1 1 1 कहाँ चाहिए था आपको? फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर कहाँ है? तो मैं थर्ड कॉलम को कहाँ ले जाता हूँ? फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट कॉलम को कहाँ ले जाता हूँ? वो तो चला ही जाएगा। और हम कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है। बट कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाती है। क्या करने की ट्राई कर रहे हैं अपने? दोनों को सेम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? C1 और C3 को इंटरचेंज करूंगा। तो 1 1 1 कहाँ गया? फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 कहाँ गया? और फर्स्ट में चाहिए था, राइट? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिटरमिनेंट में लिख नहीं रहा हूँ, यही है पूरा। यहाँ पर क्या हो गया? 1 1 1 और ABC कहाँ चला गया? थर्ड कॉलम में। और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बीच में है, बट ये साइन अब माइनस नहीं रही होगी, क्योंकि साइन का डिफरेंस क्या होगा? तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर ABC है, यहाँ पर A स्क्वायर B C2 और C3 को वापस चेंज करते हैं तो आपका एग्जैक्ट डिटरमिनेंट सेम आ जाएगा। साइन भी चेंज हो जाएगी और दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल भी हो जाएगा। ये मैं आप फर्स्ट टाइम पर इसमें 2 बार अलग अलग करें तो दोनों साथ में कर लेने का। 2 बार चेंज, 1 बार चेंज करने का माइनस, 2 बार चेंज करने का। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टीज का यूज है। में बोला गया है if ABC are positive real number and are equal to P, Q and R sum of GP. P, Q and R sum of the GPs are given respectively A, B and C. GP के तीनों टर्म की वैल्यू क्या दिया हुआ है? A, B and C. तो बोला है कि log A P1, log B Q1 and log C R and 1 की वैल्यू फाइंड करके P, Q से आज टर्म क्या है? GP के है, जिसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? GP तो याद होगा क्या होता है? GP का टर्म की फॉर्मूला बताओ।
जीपी का क्या होता है? जीपी का एकदम ए आर इंटू पावर एन माइनस ए क्या होता है? आर कॉमन डिफरेंस एन सम नंबर। तो यहाँ पर अगर बीच टर्म की बात करें तो बीच का मतलब क्या होगा? ए आर एन टू पी माइनस में कैपिटल ए इसलिए यूज कर रहा हूँ, स्मॉल ऑलरेडी अलग से दिया। इसकी वैल्यू कितना दिया है? क्यूब टर्म ए आर एन टू क्यू माइनस 1 इक्वल टू पी। आर टर्म ए आर एन टू आर माइनस 1 इक्वल टू, ये गिवन है और आपको इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे। अब ये डिटरमिनेंट का पहला कॉलम क्या बनता है? log ऑफ ए आर एस टू बी माइनस 1, स्मॉल ए की वैल्यू डाली ना, log बी log ऑफ ए आर एस टू क्यू माइनस 1 और log सी log ऑफ ए आर एस टू आर माइनस 1, और ये तो पी क्यू आर गई और ये भी 1 1 1 गई। मैं होप कि log की प्रॉपर्टीज वगैरह याद है आप लोगों को। तो मल्टीप्लाई भी क्या होता है? एडिशन। log में मल्टीप्लाई तो क्या होता है? एडिशन। इसके बाद का टर्म क्या होगा? log ए प्लस पी माइनस 1 होगा। समझ आए इससे? क्योंकि मल्टीप्लाई का क्या हुआ? एडिशन। और आर का पावर पी माइनस 1 पावर कहाँ गया? बाहर आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको क्या लिखोगे? माइनस 1 इंटू log और इसको आर माइनस 1 इंटू log, और ये क्या है? ये क्या है? ठीक, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था वो मैंने पुट कर दिया, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब डिटरमिनेंट से कंसेप्ट चालू। पहले जीपी का थोड़ा यूज हुआ, log की यूज हुआ, अब डिटरमिनेंट क्या करोगे? पहले स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करोगे तो log एक बार कॉमन आ जाएगा तो फर्स्ट वाला पहला कॉलम क्या बनेगा? log ए पी क्यू आर 1 1 1। तो पहले कॉलम में क्या होगा? log ए 1 1 1 1 तो 0 हो गया। प्लस अब दूसरा डिटरमिनेंट कौन? log r कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 इंटू log r, q माइनस 1 इंटू log r, r माइनस 1 इंटू log r। क्या कॉमन? log r। फर्स्ट डिटरमिनेंट दोनों हो चुका, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट में क्या बचा? p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 ये कॉमन। C2 माइनस C1 पर C2 में से C3 माइनस p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 वही यहाँ पर भी पूरा आंसर है। आ रहा है समझ में? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज का यूज है, मतलब प्रॉपर्टीज लगा के कैसे आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, नहीं समझ आया? ओके, अब देखो, अब जरूरी थोड़ी कि हर डिटरमिनेंट का आंसर हमें 0 आता होगा, थोड़ी होता है। तो फिर अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 को छोड़ के और कुछ प्रूव करना, जैसे 0 प्रूव करना होगा तो फिर मैं एक्सपांशन कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज मेरे पास 0 लाने के लिए दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। बट उसके सामने अगर मुझे कहीं पर भी ऐसा दे दिया जाए, प्रूव दैट 1 1 1 xyz x square y square z square is equal to x minus y minus z and z minus x, ये तो मेरे पास ऐसी 7 प्रॉपर्टी है, उसमें ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसका आंसर ऐसा आता हो। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आंसर 0 आता हो, पर मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका आंसर ये आता हो। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कहीं ना कहीं जाके तो एक्सपांशन करना ही पड़ेगा, बट वो एक्सपांशन आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको 2 0
जीरो नहीं मिल जाए। मतलब आपको पहले प्रॉपर्टी यूज करनी है, 2 जीरो लेके आना है और फिर आप एक्सपांशन करोगे 2 रो या कॉलम को लेके जिसमें 2 जीरो आए होंगे। मैं इसको अभी भी सोल्व कर लूंगा तो यहाँ पहुंचा दूंगा मैं आपको, बट आप प्रॉपर्टी यूज नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी को यूज करके 2 जीरो और वो भी 2 जीरो एक ही रो या बाजू बाजू में होना जरूरी नहीं है भाई, यहाँ इधर तो चलेगा, बट एक ही रो या एक ही कॉलम होना चाहिए। उसके बाद आप एक्सपांशन कर सकते। जब जीरो प्रूव करना होता तो मैं कभी भी एक्सपांशन नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज जीरो की प्रॉपर्टी है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए अब क्या करेंगे, हम 2 जीरो लाने की ट्राई करेंगे। तो 2 जीरो तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, तो R1 में से 1 माइनस, एक जीरो दिख रहा है ना। और उसी सेम टाइम पर, क्योंकि क्यों 2 स्टेप लिखूंगा, R2 में से R3 माइनस। जब आपने R1 में से R2 को माइनस किया तो ये क्या बना, 1 माइनस 1 0। ये क्या बना, x माइनस 1। ये क्या बना, इसके 2 फैक्टर कौन, करेक्ट। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 0, इसमें से गया तो इसमें से गया तो, और ये बना 1 सही है। 2 जीरो आ गए, बट 2 जीरो आने के बाद तुरंत एक्सपांशन मत करो, कुछ कॉमन निकल रहा है निकल, मतलब बेसिकली आपको एक्सपांशन तब करना है कि एक्सपांशन करो तुरंत आंसर दिखिए, सिंप्लीफाई भी ना करना पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जितना अभी एक्सपांशन करने जाओगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्यों करना है। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस क्या बचा, 0 1। अरे जब मैं x माइनस वाई कॉमन लूंगा तो इसको सेकंड थर्ड रो से क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट से फर्क पड़ता है। वैसे सेकंड रो में से क्या उसको फर्स्ट थर्ड से फर्क नहीं पड़ता, 0 1 y और थर्ड को तो मैंने कुछ किया ही नहीं और वहां से कुछ कॉमन भी नहीं है। अब एक्सपांशन करो, तो अब जब आप एक्सपांशन करोगे तो x माइनस वाई वाई माइनस z ऐसे रहेगा। अब एक्सपांशन करोगे तो किसको लेके एक्सपांशन करोगे, कौन से रो या कौन से कॉलम को लेके, फर्स्ट कॉलम को, जिसमें ज्यादा जीरो मतलब जिसमें 2 जीरो आएंगे उसको लेके मैं एक्सपांशन करूंगा। तो मैं इसको लेके एक्सपांशन करूंगा, जब इसको लेके एक्सपांशन करूंगा तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, सिर्फ 1 लेना है। तो फिर क्या करते थे, 1 वाला रो छोड़ते थे, 1 वाला कॉलम छोड़ते थे, क्या बचेगा 1 इंटू y प्लस z माइनस 1 इंटू x प्लस y। अगर साइन कैसी होगी, प्लस होगा माइनस होगा, कैसे पता, गैप है ना, गैप ही कहाँ है ना, रो में गैप है, तो ये y और y क्या बचा, वही हम लोग को प्रूव करना थोड़ा। तो अगर जीरो को छोड़ के और कुछ भी दे दे आपको प्रूव करने के लिए तो आपको एक्सपांशन करना पड़ेगा, बट कब करेंगे, जब 2 जीरो आ जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, जो भी कॉमन निकल रहे सब ले लो, फिर लास्ट में बस एक एक्सपांशन करो, आपको जवाब दिखेगा।
Prove that 1 plus a 1 1 1 1 plus c 1 1 1 1 plus c equal to abc into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। आपको उसमें ये समझाने की कोशिश करो कि आपको सोचना कैसे, किस तरह की सोच। दो चीजें आपको जिस बताए कि आपको सामने जीरो नहीं लाना है, पहले एक्सपांशन तो करना पड़ेगा। कब करेंगे? आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे दो जीरो आए, बट वो भी एक रो या एक रो। जैसे अभी आप इसमें देखोगे, आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो जीरो तो आ रहा है, बट एक ही जीरो आ रहा है। आप इसमें से इसको माइनस कर लो तो एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ है, तो मेरे कोई काम के नहीं। इसमें दो जीरो एक साथ नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा था, इसमें इसको माइनस किया, इसमें माइनस किया। तो फिर हमें जब दो जीरो एक साथ नहीं दिखेंगे ना, तो उस टाइम पर आपको सामने वाला देखना है, क्या कहाँ पहुंचना है, आपको यहाँ पहुंचना है। तो मैं अब जीरो नहीं दिखा के मैं इसको देख के अब मेरे स्टेप डिसाइड करूंगा कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। मैंने जब वो देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई एबीसी रेसिप्रोकल में चाहिए, यहाँ है ही नहीं कहीं रेसिप्रोकल का टर्म, तो रेसिप्रोकल में कैसे लाओगे? देखिए तरीका है भाई, ए कॉमन लूंगा तो 1 बाय ए हो सकता है, और दूसरा एबीसी मल्टीप्लाई में भी तो चाहिए। तो मैं फर्स्ट रो में से क्या कॉमन ले लेता हूँ? ए, तो क्या होगा वो ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा? 1 बाय ए प्लस 1 सही है। सेकंड रो में से क्या कॉमन ले? बी, तो क्या बनेगा? 1 by b प्लस 1 by b। थर्ड में से क्या कॉमन, क्या बनेगा? 1 by c प्लस 1। ए बी से आ गया, चाहिए था आ गया। रेसिप्रोकल में टर्म भी आ गया, चाहिए। तो जैसे टर्म थे तो वैसे आ गया, बट अभी भी जीरो का प्रॉब्लम आज भी है। तब नेक्स्ट स्टेप 1 by a 1 by b 1 by c आ गए, बट साथ में भी तो चाहिए, अलग अलग लेके क्या करोगे? तो क्या करेंगे? ये तीनों मुझे साथ में चाहिए ना, R1 में R2 और R3 एड कर लेता हूँ। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बनेगा? फर्स्ट वाला रो 1 प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। इसमें भी ये तीनों यूज हुआ तो क्या बनेगा? 1 प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। इस ये तीनों ऐड होगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। ये 1 by b है c, ये 1 by b प्लस 1 है c, ये 1 by b है c, ये 1 by c, ये 1 by c, ये 1 by c प्लस क्या कॉमन है फर्स्ट रो में? क्या कॉमन है? 1 प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। तो क्या बच गया? 1 1 1 1 by b 1 by b प्लस 1 by b 1 by c 1 by c और 1 by c प्लस 1। ऐसे होगा, और अभी भी एक्सपांशन तो नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपका पूरा टर्म आ गया जो आपको चाहिए, और अभी डिटरमिनेंट वैल्यू तो बाकी है, पर एक्सपांशन नहीं कर पाओगे। उसके लिए दो जीरो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? अब तो दिख रहा है दो जीरो, C1 में से C2 माइनस और C2 में से इसमें C माइनस, इसमें C माइनस। तो क्या हो गया होगा यहाँ पर? ABC into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c क्या बना? 0। इसमें से गया तो -1, इसमें से गया तो
जबकि 2 जीरो ऐसे आगे थे, नहीं भी करता तो चलता, बट मैंने इसलिए किया बिकॉज और भी जीरो दिख रहे थे तो मेरा काम इजी और होता। इसमें से इसको माइनस किया तो 0, इसमें से गया तो 1, इसमें से गया तो माइनस, और तीसरे कॉलम को कुछ कर नहीं पा रहे। अरे काफी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं सर इसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 0, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो और 1 0, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो और 1 0, तो 3 0 आ गए तो आंसर तो 0 होना चाहिए, पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में जब C3 में से C1 माइनस करने जाओगे तब C1 ये थोड़ी है, अब C1 ये है, इसलिए 3 ऑपरेशन करने का कभी भी फायदा नहीं होता, मैक्सिमम 2। अब को एक्सपांशन कर लूंगा, किसको लेके कर लिया जाए? थर्ड रो, जिसमें भी 2 जीरो, इसको लेके भी कर सकते हो, फर्स्ट रो लेके भी कर सकते हो, तो फर्स्ट रो लेके कर लेता हूँ। इन दोनों को लेने की जरूरत है। 1 जब लूंगा रो छोड़ूंगा, कॉलम भी छोड़ूंगा, -1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 1 0, तो 1 ही बचा, इंटू भी 1 ही है, और पॉजिटिव या नेगेटिव है ना। 1 जब लिया ये वाला 1 से रो छोड़ा, एक कॉलम छोड़ा, तो इसमें ये भी नहीं है कहीं, पॉजिटिव ही आएगा 1 माइनस 0 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो आपको भी चाहिए तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक वो टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको 0 लाना होगा, और एक वो टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको 0 को छोड़ के और कुछ प्रूव करना होगा। तो 0 को छोड़ कर कुछ प्रूव करना है, एक्सपांशन करने से पहले 2 0 लेके आएंगे, फिर हम एक्सपांशन करेंगे। वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट वाले में क्या करें? C1 माइनस C1 माइनस C2। अगर C1 और C2 के दो टर्म तो सेम है, A प्लस बी का स्क्वायर और A तो C1 में से C2 को माइनस करोगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 रेज़ टू x प्लस 2 रेज़ टू माइनस x का होल स्क्वायर का फर्स्ट टर्म कौन? 2 रेज़ टू 2x, थर्ड टर्म कौन? 2 रेज़ टू माइनस 2x, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का पहला 2 रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू माइनस x का स्क्वायर के पहले दो टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म कौन?
2 raised to 2 और 2 raised to -2 दोनों कट जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट का ओपन करोगे तो मिडिल टर्म कौन 2 जैसे बेबी करूंगा तो 2 raised to x और 2 raised to -x तो कट नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और सेकंड का तो जब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया होगा तो दो टर्म कट हो गए और 2 माइनस और -2 तो ऐसे दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी क्या होगा तो C1 में से C2 माइनस करूंगा तो पहला कॉलम क्या बन गया होगा 4 कॉमन ले लोगे 1 1 1 और थर्ड कॉलम भी बन गया आंसर इज 0। फिर सेकंड वाला तो सोच के बताओ क्या स्टेप क्या हो सकते हैं किसमें आप अभी कुछ काम कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम में कुछ काम कर सकते हो सेकंड कॉलम कहाँ पर कौन सी फॉर्मूला साइन है कोई है नहीं आपके पास तो इसी से लगाओगे कौन सी क्या होता है साइन ए प्लस साइन अल्फा कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा ये वाला क्या बनेगा साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा ये वाला साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा और इसको हम कुछ कर नहीं सकते फर्स्ट कॉलम में भी कुछ फिर क्या होगा ये दोनों ऐसे स्प्लिट करोगे तो ये आपका थर्ड कॉलम होगा क्या कॉमन है cos डेल्टा कॉमन तो क्या बचा sin अल्फा sin बीटा sin 0 sin अल्फा sin बीटा sin गामा c1 = c 0 प्लस जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा उसमें दोनों सेम sin डेल्टा कॉमन होगा sin डेल्टा कॉमन तो 4 अल्फा और 4 बीटा कॉमन ये वाले 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 और मुझे बोले कि इसको प्रूव करके दो कि इसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 है पर मैं एक्सपेंशन नहीं कर सकती 0 प्रूव कर सकता